बच्चों, मैं दिनेश कुमार आपका हिंदी अध्यापक। मैं आशा करता हूं बच्चों आप सभी घर पे स्वस्थ और खुश होंगे। बेटा, आज मैं आपके सामने 10वीं क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय निबंध लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसको प्रस्ताव भी बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि निबंध क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है और उसको लिखते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं निबंध होता क्या है। देखो, किसी भी विषय के ऊपर अपने भावों को क्रमबद्ध तरीके से रखना, मतलब एक सीरियल में रखना, एक क्रम के अंदर अपने विचारों को जब हम प्रस्तुत करते हैं, उसको लेखन मतलब लेख में डाल देते हैं, एक लिपि के अंदर लीप देते हैं, उसको लिख देते हैं, तो वही अपने आप में प्रस्ताव या निबंध लेखन कहलाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि निबंध के प्रकार कितने होते हैं। तो विषय अनुसार मतलब विषयों को देखते हुए, टॉपिक को देखते हुए प्रस्ताव या निबंध के कितने प्रकार हो सकते हैं? 4, जो आपके सामने बिल्कुल लिखे हुए हैं ऑरेंज कलर के अंदर। मतलब सबसे पहला आता है वर्णनात्मक, जब जिसमें क्या करें, हम किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ या चीज का वर्णन करते हैं। तो वर्णन करना ही बिल्कुल इसके नाम से स्पष्ट है किसके अंतर्गत आता है, वर्णनात्मक निबंध के अंदर आता है। तो जैसे हम क्या कहें आपसे कि हम कहें कि आप दशहरे के ऊपर प्रस्ताव लिखिए, वर्षा ऋतु के ऊपर प्रस्ताव लिखिए, तो दशहरा और वर्षा ऋतु क्या है? अपने आप में एक चीज है। इस तरह से किसी प्राणी, मनुष्य, स्थान, वस्तु या पहाड़ आदि का हम वर्णन करते हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये वर्णनात्मक निबंध के अंदर आते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रकार की तरफ, जिसका नाम है विवरणात्मक। इसके भी नाम से स्पष्ट है, किसी चीज का विवरण करना मतलब उल्लेख करना। देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप क्या करें कि आप अपने जो विद्यालय में वार्षिक उत्सव हुआ था उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त कीजिए एक निबंध के अंदर। ठीक है, महात्मा गांधी जो है उनके बारे में बताइए। तो ये चीजें क्या है अपने आप में, इनके ऊपर हम विवरण देंगे अपना। तो किसी ऐतिहासिक, पौराणिक, ऐतिहासिक होता है इतिहास से संबंधित, जो पुराने समय में बीत चुकी हो। पौराणिक, पुराणों से संबंधित, मतलब जो यही पौराणिक भी, पौराणिक का मतलब भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है जैसे ऐतिहासिक का मतलब प्राचीन ही या पुराणों से संबंधित जो हमारे पुराण होता है, धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उतनी ज्यादा पुरानी चीजें या घटनाएं या अचानक घटने वाली कोई घटना का वर्णन, ये सब विवरणात्मक निबंध के अंदर आता है। किसी का जीवन चरित्र, भ्रमण वृत्तांत, आकस्मिक घटना, अचानक कोई घटना हो जाए। कई बार आपने देखा होगा प्रस्ताव के अंदर आता है मेरी आंखों देखी दुर्घटना। ठीक है, ऐसा भी प्रस्ताव आता है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? अपने आप में विवरणात्मक निबंध के अंदर आएगा। क्लियर है? आगे है विचारात्मक, जिसमें हम क्या करें, विचारों को प्रधानता से मतलब अपने सामने रख करके, अपने दिमाग में रख करके तब वो चीज लिखें। इसमें क्या होता है, सबसे मुख्य महत्वपूर्ण बात यही होती है कि इसमें देखी या सुनी बातों का वर्णन नहीं होता है। इसमें केवल कल्पना व चिंतन शक्ति के सहारे हम क्या करते हैं, अपने निबंध को आगे बढ़ाते हैं। किसी के गुण दोष या फलाफल का वर्णन करना विचारात्मक निबंध के अंदर आता है। जैसे हम कहें कि मित्रता या निंदा, इन सब के ऊपर क्या कीजिए, अपने प्रस्ताव लिखिए। किसी की बुराई की करना मतलब निंदा कहलाता है, तो उसके ऊपर हम जो विचार व्यक्त करेंगे, तो विचार व्यक्त करते समय हमारा जो निबंध तैयार होगा वो निबंध अपने आप में विचारात्मक निबंध कहलाएगा। ठीक है, मित्रता के ऊपर होता है दूरदर्शन और शिक्षा, कुछ ऐसे टॉपिक अगर मैं ले लूं तो ये सब टॉपिक जो अपने आप में निबंध के, वो किसके अंतर्गत आएंगे? विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आएंगे। और लास्ट आता है भावात्मक। सीधी सी बात है, सभी के नाम से स्पष्ट है कि इसमें भाव की प्रधानता होगी। जैसे मैं कहूं आपसे परोपकार संबंधित, कि परोपकार के ऊपर, क्योंकि ये भाव से संबंधित है। आगे है करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। सुना होगा आपने कि बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। तो इन सब विषयों के ऊपर जब हम अपने विचार व्यक्त करते हैं और जो निबंध का रूप हमारे सामने आता है, तो वो किसके रूप में आप सामने आता है? वो भावात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हमारे निबंध क्या होता है, 4 प्रकार का होता है, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। तो बच्चों, इस तरह से मैंने बताया कि निबंध किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार का होता है। अब मैं बताऊं कि निबंध के अंग कौन कौन से होते हैं, जो नीचे लिखे भी हुए हैं, साफ साफ देख रहे होंगे आप कि निबंध का सबसे पहला अंग होता है भूमिका। ये यहाँ पे ये लगा लीजिए, इसका प्रवेश द्वार होता है। अब आने वाली जो वीडियो होंगी या आने वाला जो मतलब समय होगा, उसके अंतर्गत मैं आपको यही चीज सिखाऊंगा कि हम कैसे निबंध के अंदर प्रवेश करें, कैसे उसकी शुरुआत करें, भूमिका हम कैसे बनाएं, उसका विस्तार कैसे करें और उसका अंत कैसे करें, उसका उपसंहार कैसे लिखें। तो ये सब चीजें क्या होंगी आने वाली वीडियो के अंदर, आने वाले समय में आपको पता लगेंगी। अभी तक बस यही जाने कि निबंध क्या होता है, कि
कर्म अनुसार अपने विचारों को किसी विषय पर निकालना, उनको लिखना ही अपने आप में निबंध कहलाता है। वो 4 प्रकार का होता है, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। और जो अंग होते हैं निबंध के वो 3 होते हैं, भूमिका, विस्तार और उपसंहार, मतलब शुरुआत, उसका मध्य और उसका अंत। ठीक है, तो ये थी हमारे निबंध। तो बच्चों अब हम जानेंगे कि हमारे जो परीक्षा के अंतर्गत निबंध होगा वो किस प्रकार से आएगा। तो देखिए बिल्कुल मैंने सेम दिखाया कि वो किस तरह से आता है। कुछ जैसे हमने यहां पर दिए हुए हैं कि 3 प्रस्ताव आपके लिए होंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 3 प्रस्ताव दिए होंगे परीक्षा के अंदर और उनमें से आपको किसी एक का चुनाव करके तब उसको लिखना है। ठीक है, जी हां, इनमें से किसी एक को लेकर के आपको उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। जैसे सबसे पहला है राजभाषा हिंदी दशा और दिशा। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें ऐसे निबंध के मतलब जो टॉपिक है, जो विषय है, उसको चुनना चाहिए जिसमें हमारी कमांड हो, मतलब जिसमें हमारी मजबूत पकड़ हो, जिसके बारे में हम अच्छे से अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, उसी चीज को हमें लेना चाहिए। तो यहां पर था पहला राजभाषा हिंदी दशा और दिशा, दूसरा है आतंकवाद समस्या और समाधान, और तीसरा है बाल श्रमिक। ठीक है बच्चों, तो हमें सीधी सी बात है, अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, पूरे 10 के 10 नंबर लेने हैं। मैं बता दूं पूरे 10 नंबर का निबंध आएगा ये। जी हां, इसकी शब्द सीमा भी होगी और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई भी चीज हमारे पेपर के अंदर मतलब इतने ज्यादा नंबर वाली नहीं होगी। अगर कोई होगी तो वो इससे कम नंबर की होगी। तो आप समझ सकते हैं 10 नंबरों की वैल्यू कितनी होती है। तो इसलिए हमें उसी विषय का चुनाव करना है, चाहे वो बेशक आसान ही क्यों न हो, जिस पर हम अच्छे से अपने विचार व्यक्त कर सकें। अगला है आतंकवाद समस्या और समाधान, और लास्ट है बाल श्रमिक। तो हमें क्या करना है, कई बच्चे क्या करते हैं, चुनाव करते हैं विषय का कि राज्य भाषा हिंदी दशा और दिशा, आतंकवाद समस्या और समाधान और बाल श्रमिक। तो वो देखते हैं कौन सा जो विषय है, मतलब मुख्य तौर पर जो शीर्षक है वो आसान है। तो मैं आपको एक सावधानी बता दूं यहां पर कि इसका चुनाव करते समय एक विशेष तौर पर सावधानी रखें कि आप क्या करें, जो मुख्य तौर पर शीर्षक है उसको देख करके चुनाव न करें, बल्कि इनके अंदर जो होते हैं कुछ संकेत बिंदु दिए होते हैं। ये क्या है, सभी इनके संकेत बिंदु, जिनकी सहायता से आपको प्रस्ताव को पूरा करना है। देखिए पेपर के अंतर्गत भी ये चीजें मिलेंगी आपको, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे संकेत बिंदु दिए होंगे कि इन संकेत बिंदुओं के माध्यम से आप क्या कीजिए, अपने प्रस्ताव को पूरा कीजिए। तो मेरा तो मानना है कि इससे ज्यादा अच्छी सहायता और कोई मिल ही नहीं सकती इंसान को। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना, अपना प्रस्ताव लिखना है। तो फिर वही बात, हमें अपने प्रस्ताव का चुनाव इस विषय को मतलब प्रमुख जो शीर्षक है उसको देखकर नहीं, हमें अपने संकेत बिंदुओं को देखकर करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा ऊपर का जो शीर्षक होता है वो तो आसान होता है, हमें लगता है कि हम इस पर विचार व्यक्त कर लेंगे और हमने हेडिंग डाल भी दी अपनी आंसर शीट के अंदर कि आतंकवाद समस्या और समाधान। लेकिन जब हम उसके अंदर जाने लगे तो हमें पता लगा कि इसके बारे में तो हम ज्यादा जानते ही नहीं है, ये क्या संकेत बिंदु दे दिया ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले संकेत बिंदुओं को ही जांचना परखना चाहिए कि क्या मैं इन संकेत बिंदुओं को अच्छे से हल कर सकता हूं। अगर आप उस बारे में अच्छे से अपने विचार रख सकते हैं तो उसी का तीनों में से किसी एक का चुनाव करें। कुल मिलाकर शीर्षक के बजाय संकेत बिंदुओं के आधार पर अपने निबंध को लिखने का चुनाव करें। ठीक है, तो इस चीज की सावधानी आपको रखनी चाहिए। जैसे देखो हम यहां पर लेते हैं एक बार आतंकवाद समस्या और समाधान। आतंकवाद क्या है, ठीक है, आप बता सकते हैं। आतंकवाद गतिविधियों के कुछ नमूने। अगर कोई बच्चा अलर्ट है, रोज वो सुनता है, अखबार पढ़ता है और न्यूज सुनता है तो वो बता सकता है, लेकिन सभी के बस की बात नहीं है ये। आगे, साम्राज्यवादी देशों में राजतंत्र द्वारा इन्हें संरक्षण और अपनी स्वास्थ्य सिद्धि। अब हो सकता है सब बच्चों की पकड़ से ये बाहर हो, ये वाला संकेत बिंदु। तो वही बात आप 2 का विस्तार करके जब यहां पर पहुंचे तो आपने पाया कि मैं तो इसको करने में सक्षम ही नहीं हूं। कोई बात नहीं, वही बात कही मैंने कि आप क्या करें, इसको देखें। बाल श्रमिक मानते हैं थोड़ा ऊपर से हार्ड लग रहा है, लेकिन अंदर जाइए। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कमर तोड़ काम करना, इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। श्रम कानून का उल्लंघन, ठीक है कि एक कानून बनाया सरकार ने तो उसका उल्लंघन है ये। और गरीबी मुख्य कारण, इसका रीजन ये है सरकार की बेरुखी, सरकार भी इसके प्रति लापरवाही दिखाती है अपनी। और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा आंकड़े, यहां आंकड़े भी दिए गए कितनी सहायता के लिए आपको। तो ऊपर से बेशक थोड़ा कठिन लगा हो, लेकिन अंदर देखिए कितने आसान संकेत बिंदु हैं इसके, जिनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा बेटा कि आप जो शीर्षक है उसकी बजाय संकेत बिंदुओं को देखें और फिर निर्धारित करें कि मैं कौन सा प्रस्ताव लिखूंगा।
यही बिल्कुल समान बात हमारी ऊपर भी बनती है। देखिए, राज्य भाषा हिंदी, दशा और दिशा, अच्छा प्रस्ताव है। मैं नहीं कहता कि सभी बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं वही बात, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए बना रहा हूं। ये होशियार के लिए भी है और ये कमजोर के लिए भी है। तो मतलब आप ये देखें, देखो हिंदी भाषा का स्वरूप, अगर जो वही बात जिसकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है वही जान सकता है इस विषय को। आगे विभिन्न भाषा से जुड़ाव, तो ये तो आप मुख्य तौर पर केवल तब जान सकते हैं जब आपने इनके बारे में पढ़ा हो। और ये पॉइंट देखिए एक बार, बाबू देवकी नंदन खत्री, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद द्विवेदी, दिनकर जैसे लेखकों की जरूरत उनका प्रश्रय। तो ये संकेत बिंदु तो वही बच्चा लिख सकता है जो हिंदी के बहुत ज्यादा टच में रहा हो। और मेरा मानना है कि आजकल हिंदी को इतना महत्व नहीं रहता, तो बच्चे नहीं जानते इनमें से एक दो को छोड़कर कि ये कौन थे। तो इसलिए ऐसे संकेत बिंदुओं वाले प्रस्ताव के चुनाव की बजाय हमें आसान जो प्रस्ताव होता है उसका ही चुनाव करना चाहिए, ताकि हम अच्छे से विचार व्यक्त करें और जो चेक करने वाला है, जांचने वाला है, उसको भी हम प्रभावित कर सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। हमने जाना कि प्रस्ताव क्या होता है। अब हम अगली वीडियो तरफ चलते हैं और बारी बारी उसके जो अंग हैं उनके बारे में अब हम बात करेंगे।